गरीब की स्पोर्ट्स कार। गुज्जर नाम के गांव में प्रजापति नाम का एक कारपेंटर रहता था। उसके बेटे का नाम रोहित था। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी का भी हाथ बटाता था। किसी भी वस्तु का लकड़ी का रूप बनाने का काबिलियत रखता था। उसी गांव का धनवान मुकेश का बेटा था विमल। वो अपने पैसों का अकड़ दिखाने के लिए मार्केट में कोई भी नई कार आए तो उसे खरीद लेता था। इतना ही नहीं, बाप बेटे मिलकर गांव वालों को बहुत परेशान करते थे। एक दिन मार्केट में आए नए स्पोर्ट्स कार को खरीदकर विमल ने गांव वालों को बुलाया। गांव वालों से विमल, अरे गुज्जर गांव वालों, देखा मेरा नया स्पोर्ट्स कार? देख लो बेवकूफ लोगों, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा होगा। इसे फॉरेन से इंपोर्ट किया है। केवल टैक्स ही इसका 1 करोड़ रुपए भरा है मैंने, पता है? बहुत बढ़िया है विमल बाबू। भाई आप ठहरे रहीस। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं जब सड़क पर अपने स्पोर्ट्स कार में आऊँ तो रास्ते में मुझे कोई दिखाई ना दे, क्योंकि इसके पुर्जे बहुत महंगे हैं। अगर गलती से कोई दिखाई दे तो मैं उसे अपने कार से कुचल दूंगा। बाद में मुझे ना कहना। अरे विमल बाबू, ये तो बिल्कुल अन्याय है। अगर आपका कार सड़क पर आए तब हम कोई ना दिखाई दे तो हम अपना काम कैसे करेंगे विमल बाबू? हमें बहुत तकलीफ होगी। अरे तकलीफ हो या भीख मांगो, ये तुम लोगों की परेशानी है। देख लो, इस गांव में सड़क, पानी, सबका इंतजाम मेरे दादा परदादा ने किया है। अगर किसी ने नाटक किया तो सब बंद हो जाएगा। पर तुम लोगों की रोनी सूरत देखकर एक बम्पर ऑफर देता हूँ। वो ये है कि ऐसा ही कार तुम अपने गांव में दिखाओ तो फिर तुम जैसे मर्जी घूम सकते हो। कहकर वहां से चला गया। फिर अगले दिन से विमल जानबूझकर अपनी गाड़ी को लाकर प्रजापति के दुकान के सामने रोकता और किसी को भी वहां से गुजरने नहीं देता। तब रोहित लोगों को परेशान देखकर उसने उस वुडन कार को देखा और वैसा ही कार बनाया और उसे ले जाकर गांव के सरपंच को दिखाया। अगले दिन विमल की गाड़ी को सड़क पर देखकर भी लोग आराम से जाने लगे। ये देखकर विमल, क्यों भाई, लगता है तुम लोगों के तेवर बदल गए हैं। मेरी गाड़ी को देखकर भी तुम सड़क पर चल रहे हो। तब सरपंच अनीता वहां आई और, विमल बाबू, इस गांव में कोई आपके बात को टाल सकता है क्या? आपकी गाड़ी की तरह ही रोहित ने एक और गाड़ी तैयार किया है, इसलिए लोग आराम से सड़क पर जा रहे हैं। ये सुनकर विमल ने जाकर रोहित के स्पोर्ट्स कार को देखा। फिर अनीता से, विमल तुम क्या बोल रही हो? ये तो केवल लकड़ी का कार है और मेरा स्पोर्ट्स कार है। इसे फौरन यहाँ से हटाओ। पर सरकार, इसे यहाँ से हटाना मुश्किल है। पर वैसे भी आपका तो धनवानों का कार है और मेरी गरीब की स्पोर्ट्स कार है। आपकी गाड़ी लोगों को सड़क पर जाने नहीं देगी, मेरी कार सड़क पर लोगों को जाने से रोक नहीं पाएगी। ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई। ये देखकर विमल, अच्छा तो तुम्हारे अब फैंस भी हैं। तुम समझते हो तुमने कोई तीर मार ली है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे रास्ते पर लाना है, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन स्पोर्ट्स कार डीलर्स के साथ पुलिस को लेकर वहां आया विमल। तब स्पोर्ट्स कार डीलर, देखो रोहित, बिना कंपनी के परमिशन के ऐसे स्पोर्ट्स कार बनाना गलत है। दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें अरेस्ट करना होगा, कहकर उस लकड़ी के कार को लेकर चले गए। विमल फिर से लोगों को परेशान करने लगा। लोग हताश हो गए और रात को काम करते थे। कुछ समय बाद रोहित ने अपने आप कुछ और वुडन स्पोर्ट्स कार का डिजाइन तैयार किया और उन्हें कंपनी वालों को भेजा। उन डिजाइन्स को देखकर कंपनी वालों ने बहुत प्रशंसा की। अगले दिन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव रोहित के पास आया और, रोहित, यू आर ए जेम। हमारे कंपनी को ऐसे डिजाइन की कई सालों से तलाश थी। बहुत सारे इंजीनियर्स भी ऐसे डिजाइन बनाने में विफल हुए। तुम्हारा डिजाइन देखकर वो बहुत खुश हुए। देखो, कार बनने के बाद उसके सेल्स में तुम्हें हिस्सा मिलेगा और तुम्हें एक बहुत बढ़िया कार भी मिलेगा। बोलो मंजूर है? सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरा डिजाइन पसंद आया। इस डिजाइन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। कारण ये है कि वो विमल हमारे गांव वालों को बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए अगर आप बुरा ना माने तो वैसा ही कार क्या आप मुझे दिला सकेंगे? ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई। तब कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ओके कहकर चला गया। अगले दिन विमल जब अपना स्पोर्ट्स कार लाकर लोगों को परेशान कर रहा था, तब कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव एक और स्पोर्ट्स कार को लाकर रोहित को सौंपा। ये देखकर विमल हैरान हुआ। देखिए, आज से ये सब गांव वालों का कार है। अगर विमल बाबू आकर हमें परेशान करें तो आप ये स्पोर्ट्स कार दिखाकर कहिए
कि ये गरीब का स्पोर्ट्स कार है। ठीक है, ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई। तब विमल शर्मिंदा हुआ और वहां से चला गया। तब से रोहित से डरकर विमल और उसके पिताजी ने गांव वालों को परेशान करना छोड़ दिया। गरीब लड़का क्ले टॉयज। विदर्भा नाम के गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी घड़े बनाते थे। उसके पिताजी को लकवा मार गया और उसके हाथ पैर मुड़ गए और वो गिर पड़े। तब परिवार को चलाने की जिम्मेदारी चिंटू पर ही आ पड़ी। इस तरह कम उम्र में ही चिंटू ने अपने पिताजी के व्यवसाय को संभाल लिया। पिताजी इस काम को कई सालों से कर रहे थे, पर हमारी परिस्थिति नहीं सुधरी। अब भी हम गरीब हैं। इसी काम को थोड़ा हट कर किया तो लाभ हो सकता है। यूं सोचकर मिट्टी के घड़े बनाने के बजाय वो कई किस्म के मिट्टी के खिलौने बनाने लगा। उन्हें मार्केट में ले जाकर आओ भाई आओ, बहुत सुंदर और बढ़िया मिट्टी के खिलौने हैं, इको फ्रेंडली टॉयज। इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। प्लास्टिक के खिलौनों से खेलने से बच्चों को बीमारी हो सकती है। वो केमिकल्स बहुत ही हानिकारक हैं। मिट्टी के खिलौनों में कोई हानि नहीं है, कहकर बेचने लगा। लोग भी उससे खिलौने खरीदने लगे। ये देखकर आसपास के दुकान वाले, चिंटू तो लोगों को बातों से ही फुसला देता है। इसे पहले देखकर हम सोचते थे कि ये एक शरारती बच्चा है, पर परिवार की जिम्मेदारी सिर पर आ गई तो अलग सोच के साथ वो धंधा कर रहा है। बेचारे इसके पिताजी तो कुछ बोलते ही नहीं थे। ये लड़का बहुत होशियार है। ये धंधे को खूब आगे बढ़ा रहा है और लाभ कमा रहा है। इसके मिट्टी के खिलौने बहुत प्रबल हुए हैं। यूं बातें करने लगे। तब चिंटू के दुकान के पास एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से एक मोटा व्यक्ति उतरा। उसका नाम था मोटूलाल। सुनो बेटा, मेरा नाम है मीडिएटर मोटूलाल। तुम्हारे खिलौने अपने गांव में बहुत मशहूर हो गए हैं। तुम जैसे कलाकारों को यहीं सीमित नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा नाम गांव के आगे, शहर के आगे, देश विदेश में मशहूर होना चाहिए। तुम केवल यहीं बैठे खिलौने बेचते रहोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। अपने खिलौने थोक में मुझे बेच दो, मैं उन्हें ज्यादा लाभ में बेचूंगा। अगर इस मीडिएटर मोटूलाल ने ठान लिया तो तुम्हारा बिजनेस कहीं का कहीं पहुंच जाएगा बेटा। क्या कहते हो? वैसे मैं कमीशन थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, कहकर चिंटू से कम दाम में खिलौने खरीद कर पैलेस ले गया। वहां जाकर राजा रतनलाल को ज्यादा दाम में बेचा। राजा जी, ये खिलौने हर जगह नहीं मिलते। इसे विदेश में बनाते हैं, हैंडमेड हैं और सिर्फ एक ही पीस बनाते हैं। ऐसे दुर्लभ खिलौने आपके पैलेस में हो तो पैलेस की शोभा बढ़ाते हैं। पैलेस बहुत सुंदर दिखेगा, पर इसके दाम जरा ज्यादा है। कोई बात नहीं, दुनिया में अनूठा और दुर्लभ खिलौने केवल हमारे पास ही होने चाहिए। चाहे दाम कुछ भी हो, हम इसे खरीदेंगे, कहकर मोटूलाल के कहे दाम में ही खरीद लिया। मोटूलाल को यह धंधा काफी अच्छा लगा। फिर वो चिंटू के पास जाता, खिलौनों का ऑर्डर देता, उससे कम दाम में खरीद कर रतनलाल को ज्यादा दाम में बेचता था। एक दिन राजा रतनलाल किसी काम से अपने कार में वहां से गुजर रहा था कि उसने सड़क के किनारे चिंटू को खिलौने बेचते हुए देखा। फिर कार को रोककर उतरकर चिंटू के पास आया और राजा रतनलाल, अरे बालक, यहाँ आओ। ये खिलौने तुमने कहाँ से नकल किया? हमारे महल में चोरी से आकर खिलौनों की नकल करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती यूं महल के खिलौनों का नकल करते हुए? दोबारा ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। ऐसे खिलौने मेरे महल के अलावा और कहीं नहीं होने चाहिए, कहकर उन खिलौनों को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। तब चिंटू गुस्से में, राजा जी, मैंने कब आपके खिलौने का नकल किया? मेरा काम है खिलौने बनाना और यहाँ बेचना। इसी में मेरा समय निकल जाता है। फिर मेरे पास इतना समय कहाँ कि मैं आपके पैलेस आकर आपके खिलौनों की नकल करूं? मुझे शक है कि कोई मेरे खिलौनों को दुर्लभ पीस कहकर आपको बेच रहा है। लगता है कि कोई आपको ठग रहा है राजा जी, क्योंकि आप धनवान हैं। आप क्यों झूठ बोलेंगे? उसकी बातों में सच्चाई जानकर रतनलाल, सच कह रहे हो चिंटू। मीडिएटर मोतीलाल इन खिलौनों को अनूठा दुर्लभ कहकर मुझे बेच रहा है। मैंने इसलिए यकीन कर लिया क्योंकि ये खिलौने बड़े सुंदर हैं, इसलिए मैं उसकी बातों में आ गया। राजा जी,
अब मैं समझा, वो मोतीलाल मुझसे ये खिलौने 10 और 20 रुपए में खरीदता था, आपको कितने में बेचता था? एक खिलौने का 1000 रुपए और कई खिलौने तो लाख रुपए में भी बेच चुका है मुझे वो। इसकी ठगी का पर्दाफाश कैसे करें? तब चिंटू थोड़ा सोचकर, एक काम कीजिए राजा जी, पास जो एक क्ले कार टॉय है उसको दिखाकर उससे कहिए कि वैसा ही खिलौना आपके दोस्त को चाहिए। उससे कहिए कि चाहे कीमत कुछ भी हो आप देंगे। आप मेरे दुकान के पास आकर उस पेड़ के पीछे छुपकर देखिए, तब आपको चोर मिल जाएगा। अगले दिन रतनलाल ने मोतीलाल को बुलाकर वैसा ही कहा जैसे चिंटू ने कहा। यह बहुत मुश्किल है राजा जी, ऐसे खिलौने का नकल बनाने के लिए वो मानेंगे नहीं, पर आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूं, पर उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए खर्च होंगे। कोई बात नहीं, मैं दूंगा। पागल राजा, ऐसे मूर्ख हो तो अपना तो लाभ ही लाभ है, यूं सोचकर चिंटू के पास गया। इस बात से अनजान कि वहां पेड़ के पीछे राजा छिपकर देख रहे हैं, वो चिंटू से, ए चिंटू, मुझे एक कार का खिलौना चाहिए, बहुत अर्जेंट है, इस बार दाम थोड़ा ज्यादा दूंगा। वैसे भी तुम गरीब हो और खिलौने बनाकर बेचते हो, तुम्हारा भी तो गुजारा होना चाहिए ना। तब रतनलाल ने आकर मोटूलाल को दबोचा। माफ कीजिए राजा जी, माफ कीजिए, कहकर उसके पैरों में गिरा। तब राजा ने उसे खूब मारा और उसके पास से सारा पैसा वसूल किया और चिंटू को दे दिया। बेटा चिंटू, ये पैसे तेरे हैं, ये तेरे अंदर के कलाकार के लिए हैं, ये तुम्हारा हक है। कलाकार ये अमीर गरीब नहीं होता, कोई भी कलाकार अपने अंदर की प्रतिभा को नहीं छुपा सकता, कहकर चिंटू की खूब तारीफ करने लगा।